हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए भाई फटाफट अपने जो है आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं आज हम लोग जो है अपीयरेंसेस बिफोर एनसीएलटी एंड एनसीएलटी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है अपीयरेंसेस बिफोर एनसीएलटी एनसीएलटी का, जिसमें हमने सेक्शन 408 से 419 सेक्शन 408 से लेकर के 419 तक, रादर सेक्शन 408 से लेकर के 424 तक पूरा जो है उसको सफा चक्कर दिया था। और हम लोग फिर रूल्स के अंदर भी एंटर कर गए थे और बहुत सारा रूल्स भी पढ़ लिए थे। अभी सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग रूल्स को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एनसीएलटी रूल्स 2016 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आइए ध्यान लगा करके सुनिए। अगर आपका पिछला क्लास छूटा हुआ है कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन अभी आप ध्यान लगा करके सुनिए। सारा फॉर्म्स जो भी एनसीएलटी में फाइल होता है वो आज की क्लास में आपको जो है वो पता चलेगा। प्लीज कंसंट्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं जनरल प्रोसीजर बिफोर एनसीएलटी, बिफोर द ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एक बहुत अच्छा चीज यहां पर यह बात लिखा हुआ है कि अगर जनरल प्रोसीजर जो है वो रूल्स में लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, इफ ट्रिब्यूनल कम्स अक्रॉस एनी particular situation for which there are no specific rules made, no rules have been made, then tribunal will make the procedure as it deems fit. So if any unique situation comes which has not been provided in the rules, then tribunal will make the rules on it. If a situation is not provided for in these rules, the tribunal may, for the reason to be recorded in writing, determine the procedure in that particular case as per principles of natural justice. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रख करके अब देखो भाई, जनरल प्रोसीजर मतलब कि एनसीएलटी के पास जब हम लोग पिटीशन फाइल करेंगे, ठीक है, तो उसका क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये प्रैक्टिकलाइज जो है, जब आप एनसीएलटी में अपना केस फाइल करेंगे, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत काम आएगा। देखो, द जनरल हेडिंग इन ऑल द प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल, जो जनरल हेडिंग रहेगा सारा का सारा प्रोसीडिंग्स में, एडवर्टीजमेंट में, नोटिस में, शैल बी इनफॉर्म एनसीएलटी 4। ठीक है, तो जो जनरल हेडिंग रहेगा ना वो कौन सा फॉर्म में रहेगा, फॉर्म नंबर एनसीएलटी 4। वो जनरल हेडिंग क्या रहता है, अरे भाई वही बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंच का नाम, इन द मैटर ऑफ। ठीक है, तो एनसीएलटी, बिफोर एनसीएलटी, बेंच का नाम, फिर इन द मैटर ऑफ, वो जनरल हेडिंग रहता है एज पर एनसीएलटी 4। देखो, तो एनसीएलटी 4 में आपको फॉर्म भी जो है वो खोल करके दिखा दे रहा हूं। ये रहा एनसीएलटी 4, जनरल हेडिंग फॉर द प्रोसीडिंग। वो क्या रहेगा जनरल हेडिंग फॉर द प्रोसीडिंग, वो एनसीएलटी 4 में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये रहेगा जनरल हेडिंग फॉर द प्रोसीडिंग। ये देखो दिख रहा है, रूल नंबर कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे, रूल नंबर 34, उसी में एनसीएलटी 4 का जिक्र था। जनरल हेडिंग क्या रहेगा, बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बेंच एट, जहां पर उसका बेंच है कोलकाता, मुंबई, जो भी, इन द मैटर ऑफ। ठीक है, तो ये जो है ये जनरल हेडिंग जो है रहता है, इन द मैटर ऑफ, क्या मैटर है, और कंपनी का नाम। ओके, तो ये जनरल हेडिंग वाला बात कहां लिखा हुआ है, एनसीएलटी 4 में। फिर क्या बोल रहे हैं, देखो भाई रूल, कि जो भी आप पिटीशन, एप्लीकेशन, रेफरेंस फाइल करो, वो आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर कौन सा बताओ, एनसीएलटी 1 में। ठीक है, तो एवरी पिटीशन, एप्लीकेशन, रेफरेंस शैल बी मेड टू एनसीएलटी इन फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1। मतलब आप एनसीएलटी के पास कुछ भी एप्लीकेशन फाइल करोगे ना, एनसीएलटी 1 फाइल करना पड़ेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल आप सेक्शन 7 अगर आपको याद हो, सेक्शन 7 सब सेक्शन 7, जब कंपनी फ्रॉडुलेंटली खुल जाता है और हम लोग एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि भाई कंपनी को अब क्या किया जाए, आगे बंद कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, मेंबर लोकल लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दिया जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हम लोग जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो एनसीएलटी के पास कौन सा फॉर्म में करेंगे, एनसीएलटी 1। तो एनी पिटीशन, एप्लीकेशन, रेफरेंस शैल बी मेड टू एनसीएलटी इन फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1। अटैचमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको करना ही पड़ेगा, जाहिर सा बात है। अच्छा, एनसीएलटी 1 विल बी अकम्पनीड बाय फॉर्म नंबर एनसीएलटी 2। जो एनसीएलटी 1 रहेगा ना उसके साथ हम लोग को एक फॉर्म जो है अकम्पनी करवाना पड़ेगा, फॉर्म नंबर कौन सा बताओ तो, एनसीएलटी 2। ये एनसीएलटी 2 पता है क्या है, ये फॉर्म नंबर एनसीएलटी 2 है नोटिस ऑफ एडमिशन, कि प्लीज हमारा जो पिटीशन है उसको एडमिट कर लीजिए, ये है नोटिस ऑफ एडमिशन। हाँ, अगर इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन रहता है, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन समझ में आ रहा है ना,
इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन क्या हो गया बोलो तो? सीकिंग इंटरिम रिलीफ इन अ पेंडिंग केस। तो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन जो रहता है उसमें एनसीएलटी 2 की जगह हम लोग जमा करते हैं एनसीएलटी 3। ये एनसीएलटी 3 क्या है? ये है नोटिस ऑफ मोशन। तो पेटिशन एप्लीकेशन रेफरेंस का फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 रहेगा अलोंग विद अटैचमेंट्स, और उसके साथ फॉर्म एनसीएलटी 2 नोटिस ऑफ एडमिशन जो है वो अकम्पनीड रहेगा। और इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन में एनसीएलटी 2 नहीं जाएगा, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन में जाएगा एनसीएलटी 3 नोटिस ऑफ मोशन। आइए मैं आपको ये दिखाता हूं, ये तीनों के तीनों फॉर्म्स। हियर वी गो। एनसीएलटी 1 का अगर हम लोग बात करें तो वही जो हम लोग का ओरिजिनल एप्लीकेशन था, पेटिशन था, ठीक है, वो हम लोग एनसीएलटी फॉर्म में जमा करते हैं। ये रहा देखो फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 दिख रहा है ना, फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1। ये सारे रूल्स में एनसीएलटी 1 का जिक्र हो रखा है। हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग तो वही रहेगा भाई जो एनसीएलटी 4 में लिखा हुआ है, जो अभी हम लोग पढ़े कि बिफोर द एनसीएलटी बेंच एट डैश इन द मैटर ऑफ डैश, और एप्लीकेंट वगैरह लोग का नाम। ओके, क्लियर है ना? फिर हम लोग देखो डिटेल्स देते हैं पूरा, पेटिशनर का पूरा डिटेल्स। लास्ट क्लास भी मैंने आपको बताया था, बेंच का जुरिसडिक्शन, कुछ लिमिटेशन है तो, फिर फैक्ट्स हम लोग बताते हैं, एंड भाई मामला क्या, रिलीफ सॉर्ट। मामला क्या वो बता दो, और अब क्या चाहिए हमको, रिलीफ सॉर्ट। ठीक है, एकेडमिकली ऑब्वियस बात है इतना दरकार नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तब दरकार पड़ेगा। बट क्योंकि रूल्स में लिखा हुआ है इसलिए हम लोग पढ़ ले रहे हैं और सारा फॉर्म्स एनसीएलटी का आपके दिमाग में बैठा दे रहे हैं। अच्छा, एनसीएलटी 3 भी अगर हम आप लोग को दिखाएं मेरे प्यारे बच्चों, एनसीएलटी 3 मैंने आपको क्या बताया था, एनसीएलटी 2 भी देख लो। एनसीएलटी 2 नोटिस ऑफ एडमिशन है और एनसीएलटी 3 नोटिस ऑफ मोशन है। तो पहले एनसीएलटी 2 देखो। एनसीएलटी 2, ये रहा एनसीएलटी 2 नोटिस ऑफ एडमिशन, छोटा सा एकदम नोटिस ऑफ एडमिशन जाता है। द पार्टी नेम्ड अबव रिक्वेस्ट द ट्राइब्यूनल टू ग्रांट द रिलीफ। ठीक है, और क्या रीजन है, शॉर्ट में आपको कंसाइज स्टेटमेंट यहाँ पर फिर से बताना पड़ता है। ये फॉर्मेट है एनसीएलटी 2 का, नोटिस ऑफ एडमिशन, डेट, ठीक है, और जो पार्टी फाइल कर एडमिशन उसका नाम रहेगा फ्रॉम में, टू द रजिस्ट्रार एनसीएलटी बेंच का। द पार्टी नेम्ड अबव रिक्वेस्ट द ट्राइब्यूनल टू ग्रांट द फॉलोइंग रिलीफ। ओके, अब अगर हम लोग इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन में आपको दिखाएं एक चीज मेरे बच्चों, एनसीएलटी 3 फॉर्म नंबर एनसीएलटी 3 नोटिस ऑफ मोशन, तो इसमें तो ऑलरेडी केस चल रहा होगा तभी आप इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। इसलिए देखो नोटिस ऑफ मोशन में वही डेट फ्रॉम वगैरह तो ठीक है, यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज देखो, नेम एंड फाइल नंबर ऑफ द मैटर, नेम एंड फाइल नंबर ऑफ द मैटर बीइंग कंसीडर्ड बाय एनसीएलटी। तो कौन सा मैटर है विच इज बीइंग कंसीडर्ड बाय एनसीएलटी और उसका फाइल नंबर, क्योंकि आप इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं मतलब ऑलरेडी केस चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सर हम लोग को? तो बताओ मेरे सवालों का जवाब दो। जो जनरल हेडिंग है वो कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है, एनसीएलटी 4 में। पिटीशन कौन सा फॉर्म में जाएगा, पिटीशन एप्लीकेशन रेफरेंस एनसीएलटी 1 में। और नोटिस ऑफ एडमिशन आपको अटैच करना पड़ेगा एनसीएलटी 2 में। और अगर इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन है तो नोटिस ऑफ मोशन जाएगा एनसीएलटी 3 में। दिमाग में बैठ गया सर? जाहिर सा बात है, एफिडेविट तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा कि वेरीफाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द पिटीशन, की जो भी आपने लिखा है सब सही लिखा है। एवरी पिटीशन एप्लीकेशन, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय एफिडेविट, फॉर्म नंबर एनसीएलटी 6। तो एनसीएलटी 6 क्या है, ये जनरल वेरिफिकेशन ऑफ एफिडेविट है। आगे और भी एक एफिडेविट आएगा, वो स्पेसिफिक एफिडेविट है, ये जनरल एफिडेविट है एनसीएलटी 6 में। ये देखो मेरे बच्चों, इफ आई एम टू शो यू एनसीएलटी 6 में जनरल एफिडेविट, देख लेने से क्या है ना एक बार दिमाग में आ जाता है। देखो जनरल एफिडेविट, मैंने बताया ना आपको कि जनरल एफिडेविट जो है वो है एनसीएलटी 6 में। और एनसीएलटी 7 में भी एफिडेविट है लेकिन वो स्पेसिफिक रहेगा एविडेंसेस का। मान लो एनसीएलटी आपको एविडेंसेस प्रोड्यूस करने बोल रहा है एंड यू आर प्रोड्यूसिंग सम एविडेंसेस, तो वो सही है ना, वो एनसीएलटी 7 में आपको बताना है। तो जनरल एफिडेविट हो गया एनसीएलटी 6। फ्यूचर में जब एनसीएलटी आपसे कुछ एविडेंसेस वगैरह मंगवा रहा है, डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहा है, तो उसका वेरिफिकेशन
आपको करना पड़ेगा एफिडेविट फाइल करके एनसीएलटी 7 में, और पिटीशन का एनसीएलटी 6 में आपको एफिडेविट के थ्रू वेरीफाई करना है। ये देखो जनरल एफिडेविट फॉर्म नंबर एनसीएलटी 6 जनरल एफिडेविट वेरीफाइंग द पिटीशन। ठीक है, और एफिडेविट का फॉर्मेट आपको पता ही है कैसा रहता है, ये रहा। ओके, लवली। नोटिस टू बी इशूड बाय ट्रिब्यूनल टू द ऑपोजिट पार्टी। भाई अब एनसीएलटी जो ऑपोजिट पार्टी है, रिस्पोंडेंट, उसको नोटिस इशू करेगा। फॉर्म नंबर कौन सा? एनसीएलटी 5 में, कि भाई रिप्लाई कर। ये देखिए एनसीएलटी 5 नोटिस विल बी इशूड। हेडिंग वगैरह तो सब वही एनसीएलटी 4 के हिसाब से रहेगा। ये देखो, ये नोटिस का फॉर्मेट हो गया एज पर एनसीएलटी 5, ताकि रिस्पोंडेंट रिप्लाई कर सके। तो नहीं रिप्लाई किया तो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो, तो फिर से मेरे सवालों का जवाब दो फटाफट। जो पिटीशन है, एप्लीकेशन है, रेफरेंस है एनसीएलटी 1, उसका जो जनरल हेडिंग रहेगा वो एनसीएलटी 4 में मेंशन्ड है। NCLT 1 will be accompanied with form number NCLT 2 which is notice of admission. इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है तो NCLT 2 नहीं जाएगा, नोटिस ऑफ मोशन जाएगा NCLT 3 में। क्लियर है सर? और आपको एफिडेविट के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा फॉर्म नंबर NCLT 6 के अंदर। अच्छा, वो नोटिस जो है ऑपोजिट पार्टी को मिलेगा NCLT 5 में, और जनरल एफिडेविट मैंने आपको बताया NCLT 6। ओके, जब आपका अपील एनसीएलटी एडमिट कर लेगा तो रजिस्टर जो रहता है वो रजिस्टर में उसका एंट्री हो जाएगा और एक नंबर उसका एलोकेट हो जाएगा, फाइल नंबर। नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी, बताओ ट्रिब्यूनल नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी कौन सा फॉर्म में सर्व करता है? एनसीएलटी 5 में, बिल्कुल। ट्रिब्यूनल शैल इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट टू शो द कॉज। ठीक है, और उसके साथ एक डेट भी फिक्स कर देगा कि आपको इस दिन तक जो है वो अपना शो कॉज दे देना है। फॉर्म नंबर बताओ ना, एनसीएलटी 5। अब जो हियरिंग का डेट था, रिस्पोंडेंट अगर नहीं आया तब क्या होगा? तब एनसीएलटी फैसला सुना देगा, एक पार्टी का पक्ष सुन करके, एप्लीकेंट का पक्ष सुन करके। इसको बोलते हैं एक्स पार्टी। तो एक्स पार्टे जो है वो एनसीएलटी जो अपना फैसला सुना देगा, एनसीएलटी विल पास द ऑर्डर एक्स पार्टे। If the respondent does not appear on the date specified in the form number NCLT 5, tribunal, after according reasonable opportunity to the respondent, shall forthwith proceed ex parte. मतलब ex parte मतलब without respondent, only taking the applicant's view. Ex parte will proceed ex parte to dispose of the application. मक्खन। ठीक है, ये तो हो गया अगर रिस्पोंडेंट आया ही नहीं। लेकिन ऐसा भी तो सकता है कि रिस्पोंडेंट जो है बिल्कुल नोटिस का जवाब दिया और ऑब्जेक्शन किया, तब वो अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है। इफ द रिस्पोंडेंट कंटेस्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स टू द नोटिस रिसीव्ड बाय इट, तब क्या होगा? देखो, अगर आया ही नहीं, कुछ नहीं किया, तब तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग हो जाएगा बिना उसकी। लेकिन अगर रिस्पोंडेंट ने कंटेस्ट किया, नहीं आप ये गलत है, तब क्या होगा? तब वो खुद भी आ सकता है या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है। ठीक है, आइदर इन पर्सन और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपना रिप्लाई फाइल करेगा अलोंग विद एफिडेविट। रिप्लाई फाइल करेगा रिस्पोंडेंट, ऑब्वियस सा बात है, उसको भी अपना रिप्लाई को वेरीफाई करना पड़ेगा बाय एन एफिडेविट। और ना विद एन एडवांस सर्विस टू द पिटिशनर और एप्लीकेंट। ठीक है, मतलब ये जो रिप्लाई फाइल करेगा ना, कौन? रिस्पोंडेंट, एडवांस में पिटिशनर और एप्लीकेंट को भी उसका कॉपी दे देगा रिप्लाई, रजिस्ट्री को भी दे देगा जो एनसीएलटी का रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग। ओके, मक्खन एकदम। तो नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी जो है वो एनसीएलटी 5 में दिया गया। नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी दिया गया एनसीएलटी 5 के अंदर। अब ऑपोजिट पार्टी दो चीज करेगा, या तो कुछ नहीं करेगा तब एक्स पार्टी केस हो जाएगा, लेकिन अगर कंटेस्ट किया तो वो रिप्लाई अपना भेज सकता है या तो खुद से या बाय एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, और एडवांस कॉपी जो है रिप्लाई का वो पिटिशनर एंड अपीलेंट को भी देगा एंड द रजिस्ट्री।
ऑफ एनसीएलटी। सर्विस ऑफ नोटिस, यार अब ये बहुत क्लरिकल चीज है। कोई भी नोटिस प्रोसेस टू बी इशूड बाय द ट्रिब्यूनल मे बी सर्व बाय पोस्ट, courier, email. So whatever notice processes issued by the tribunal can be served by post, courier, email. Okay. जो चीज फिजिकली सर्व करना था वो फिजिकली कैसे सर्व होगा? फिजिकली मतलब ईमेल नहीं, तो हैंड डिलीवरी हो सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट हो सकता है, स्पीड पोस्ट, सर्विस विद द पार्टी हिमसेल्फ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर यही रेलिवेंट था। प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस में आ जाइए, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस बाय एफिडेविट। हम पहले बताते हैं ये जो पढ़ा रहे हैं हम, ये एग्जाम्स ओरिएंटेड से थोड़ा ज्यादा ही है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही है, तो जितना आप ग्रास्प कर सक रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस बाय एफिडेविट, ये रहा। एनसीएलटी मान लो कुछ एविडेंस मांगा, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर मांगा, सम एविडेंसेस मांगा, तो उसको आप वेरीफाई करके देंगे बाय एन एफिडेविट। कौन सा एफिडेविट? फॉर्म नंबर बताओ, अभी बताए थे ना, फॉर्म नंबर बताओ। एनसीएलटी 6, वो तो जनरल एफिडेविट था, तो एफिडेविट ऑफ एविडेंसेस विल बी इन एनसीएलटी 7। बिल्कुल। ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट द पार्टीज टू गिव एविडेंसेस इफ एनी बाय एफिडेविट। ये देखो, इफ ट्रिब्यूनल कंसीडर्स कि भाई ये नेचुरल जस्टिस है, तो इट में ऑर्डर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी डेपोनेंट। डेपोनेंट कौन? जिसने एफिडेविट दिया। तो अगर आपने एफिडेविट में लिख करके दिया है लेकिन ट्रिब्यूनल को लग रहा है आपने झूठ लिखा है, तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एंड एवरी एफिडेविट shall be filed before the tribunal in form number NCLT 7। कौन सा वाला? एविडेंस वाला। ये देखिए NCLT 7, NCLT 7 affidavit by way of evidence। Here we go, affidavit by way of evidence। और जनरल एफिडेविट था NCLT 6, याद होगी। फाइलिंग ऑफ रिप्लाई, तो अगर हम लोग बात करें फाइलिंग ऑफ रिप्लाई का मतलब कौन फाइल करेगा? रिस्पोंडेंट। ईच रिस्पोंडेंट में फाइल इज रिप्लाई, ऑथर अगर रिस्पोंडेंट है तो ईच रिस्पोंडेंट में फाइल इज रिप्लाई टू द पिटीशन और एप्लीकेशन एंड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। वही कैसे? आइदर इन पर्सन और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव विद द रजिस्ट्री एज स्पेसिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल। बड़ा सिंपल था। सेम चीज रिपीट हो रहा है। कॉपी ऑफ द रिप्लाई क्या बोला गया था? शैल बी सर्व्ड ऑन द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को भी एक कॉपी जो है रिस्पोंडेंट भेजेगा, रेशी को भी भेजेगा और एप्लीकेंट को भी भेजेगा। रिप्लाई में क्या होगा सर? रिप्लाई में रिस्पोंडेंट क्या करेगा? या तो एडमिट कर लेगा हाँ मैंने किया है, या फिर डिनाई कर देगा। एडमिट या डिनाई या रिबर्ट, कॉन्ट्राडिक्ट। तो एडमिट, डिनाई, रिबर्ट द फैक्ट्स स्टेटेड बाय द एप्लीकेंट इन हिज पिटीशन। एंड कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी रिस्पोंडेंट दे सकता है। तो रिस्पोंडेंट रिप्लाई में क्या करेगा? एडमिट कर सकता है, डिनाई कर सकता है, रिबर्ट, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, या फिर एडिशनल फैक्ट्स भी स्टेट कर सकता है। अब मजा का बात, रिस्पोंडेंट जब एडिशनल फैक्ट्स कुछ स्टेट कर दिया, कुछ मान लो वो रिस्पोंडेंट की तरफ से इल्जाम लगा दिया गया, तब पेटिशनर जो था, एप्लीकेंट जो था, उसको भी फिर से मौका मिलना चाहिए रिस्पोंडेंट का रिप्लाई करने का। मिलेगा, उसको रीजॉइंडर बोलते हैं। ये देखो, फाइलिंग ऑफ रीजॉइंडर where respondent states such additional facts, the bench may allow the petitioner to file a rejoinder। rejoinder समझ में आया? रिस्पोंडेंट कुछ एडिशनल फैक्ट स्टेट कर दिया तो उसका रिप्लाई जो पेटिशनर है वो करेगा, उस रिप्लाई को हम लोग बोलेंगे रीजॉइंडर टू द रिप्लाई। रिप्लाई कौन दिया था? रिस्पोंडेंट, तो रीजॉइंडर कौन देगा? पेटिशनर। एंड बिल्कुल पेटिशनर भी एक एडवांस कॉपी रिस्पोंडेंट को फाइल करेगा, सर्व करेगा। ओके, बेंच के पास पावर है कि वो फर्दर इंफॉर्मेशन एविडेंसेस मंगवा सकता है। यार ये तो ऑब्वियस सा बात है, बेंच के पास पावर है कि भाई वो फर्दर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एज इट मे थिंक नेसेसरी मंगवा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ सैटिस्फाइंग इटसेल्फ ट्रूथ ऑफ द एलिगेशन मेड इन द पिटीशन और एप्लीकेशन। ओके, फॉर असर्टेनिंग एनी इंफॉर्मेशन जो कि बेंच के हिसाब से जरूरी है टू पास एन ऑर्डर। ये बड़ा सिंपल था। और फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जा सकता है अगर लग रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हुआ है। देखो,
लिबर्टी टू मूव एन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। कब? जब फॉर्जरी फैब्रिकेशन ऑफ एनी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स है, तब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी करवाया जा सकता है। बड़ा सिंपल था। हियरिंग ऑफ पिटीशन और एप्लीकेशन, ट्राइब्यूनल जो है पार्टीज को पहले से ही बता देगा किस दिन हियरिंग है, किस प्लेस पे हियरिंग है। अगर पिटिशनर और पिटिशनर बोल लो, या फिर अगर उसने एप्लीकेशन फाइल किया तो एप्लीकेंट बोल लो, डिजायर्स टू विथड्रॉ हिज पिटिशन और एप्लीकेशन। द एप्लीकेंट इज नाउ डिजायरिंग कि बहुत हो गया यार, अब हम विथड्रॉ कर रहे हैं, हमको नहीं लड़ना है केस, वो ट्राइब्यूनल को जो है अप्लाई कर सकता है। एंड ट्राइब्यूनल ऑन हियरिंग द एप्लीकेंट एंड इफ नेसेसरी सच अदर पार्टी अरेड, जो इस केस में है ऑपोजिट पार्टीज वगैरह, में परमिट सच विथड्रॉल कॉस्ट वगैरह लगा करके। बहुत सिंपल सिंपल सा बात था। अरे भाई कॉस्ट तो लगेगा ना, ट्राइब्यूनल का आपने टाइम खोटी किया। राइट ऑफ अ पार्टी टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल, जो पार्टी है आप खुद भी आ सकते हैं, आप अगर नहीं आना चाहते तो आप अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं। और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर आ रहा है, आप खुद नहीं आ रहे हैं, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है आपका, तो एक फॉर्म आता है एनसीएलटी 12 मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस, वो आपको जमा करना पड़ता है। एवरी पार्टी में अपीयर बिफोर ट्रिब्यूनल आइदर इन पर्सन और थ्रू ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल मेक एन अपीयरेंस मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस इन फॉर्म नंबर एनसीएलटी 12। मतलब अगर मैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मेरे को बताना पड़ेगा कि आई एम एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच एंड सच पार्टी, ठीक है, एंड आई हैव बीन ऑथोराइज्ड बाय सच एंड सच पार्टी टू रिप्रेजेंट द केस। ये एनसीएलटी 12 में मेरे को बताना पड़ता है। एनसीएलटी 12 मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस, दिस इज एनसीएलटी 12 मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस। ये देखिए, जो एनसीएलटी का रजिस्ट्रार है उसको हम लोग ये बात बोलते हैं इन द मैटर ऑफ किस पिटिशनर का, सर प्लीज टेक नोटिस दैट आई ए बी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, या फिर प्रैक्टिसिंग सीए भी हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, ड्यूली ऑथोराइज्ड टू एंटर द अपीयरेंस एंड डू हियर बाय एंटर अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ। अब आप किसके बिहाफ पर हो, पिटिशनर के बिहाफ पर या ऑपोजिट पार्टी के बिहाफ पर, ठीक है, वो आप बता दो। और कंपनी का मामला है तो कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास करके, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके मेरे को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथोराइजिंग मी टू एंटर अपीयरेंस, ठीक है, ये हम बता दे रहे हैं, इज इनक्लोज्ड, रेजोल्यूशन को कॉपी इनक्लोज कर दे रहे हैं। समझ में आ गया सर? मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस एनसीएलटी 12। ओके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर का मामला हो तो उन लोग कोई भी ऑफिसर एडवोकेट को ट्रिब्यूनल के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है, करवा सकता है। सीजी आरडी आरओसी ओएल खुद तो नहीं आ जाएगा ना, उन लोग तो ऑब्वियस बात है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव जो कि एक ऑफिसर रैंक का या एडवोकेट रैंक का रहेगा उसको ट्रिब्यूनल के सामने भेजेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जूनियर टाइम स्केल और कंपनी प्रोसिक्यूटर। ये बात याद रखना। कोई ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगा, कोविड-19 का मामला अलग रहता है। अब मजा का बात सुनो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ एप्लीकेंट। अब हियरिंग का डेट है, अब दो चीज होगा, या दो यूनिक चीज हो सकता है, या तो एप्लीकेंट नहीं है तब क्या होगा, वो भी हम पढ़ाने वाले हैं, या फिर रिस्पोंडेंट नहीं है तो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एप्लीकेंट ही नहीं आया, जो पेटिशनर था वो खुद ही गायब है, तब क्या होगा देखो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ एप्लीकेंट, कि एप्लीकेंट ही गायब है, तब देखो क्या होगा। सच हियरिंग में भी एडजंट, ठीक है, हियरिंग हो सकता है, ट्रिब्यूनल एडजंट कर दे, लेकिन फिर भी अगर नहीं आए, ट्रिब्यूनल में इन इट्स डिस्क्रिशन, ट्रिब्यूनल का मर्जी, आइदर डिसमिस द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन था उसको डिसमिस कर दिया जाए, या फिर ट्रिब्यूनल का जो मेंबर लोग हैं उन लोग बोला एक बार एप्लीकेशन आ गया अब तो इसको सल्टा करके रहेंगे, तो सल्टा भी सकता है। और हियर एंड डिसाइड इट ऑन मेरिट, मेरिट ऑफ द केस पर उन लोग अपना फैसला सुना देगा, ऑर्डर सुना देगा। तो अगर एप्लीकेंट खुद नहीं आ रहा है तो क्या होगा, ट्रिब्यूनल में एट इट्स डिस्क्रिशन डिसमिस द एप्लीकेशन और हियर इट ऑन इट्स मेरिट, डिसाइड इट ऑन इट्स मेरिट। अच्छा मान लो ट्रिब्यूनल ने डिसमिस कर दिया, हियर कर दिया तब तो अलग बात है, डिसाइड कर दिया तब तो अलग बात है ऑन इट्स मेरिट। मान लो नहीं सुना,
नहीं डिसाइड किया, नहीं ऑर्डर पास किया, डिसमिस कर दिया, एप्लीकेंट नहीं आया, डिसमिस। ज्यादातर केसेस में यही होता है, अगर एप्लीकेंट नहीं आता तो डिसमिस हो जाता है। लेकिन अगर एप्लीकेंट डिसमिस हो गया क्योंकि एप्लीकेंट नहीं आया, लेकिन अगर डिसमिसल के बाद एप्लीकेंट विद इन 30 डेज फिर से अप्लाई कर देता है और सफिशिएंट कॉज दिखा देता है नहीं आने का, तो ट्रिब्यूनल उसका केस को फिर से सुन लेगा। ये देखो, where the petition or application has been dismissed for default and applicant files an application within 30 days from the date of dismissal and satisfies the tribunal that there was sufficient cause for his non-appearance, tribunal shall make an order restoring the same। कि चलो ठीक है, अब सुन, provided that where the case was disposed of, लेकिन अगर केस डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था ऑन मेरिट, द डिसीजन shall not be reopened, तब तो वो केस खुलने वाला नहीं। ऑब्वियस सा बात है, कब केस वापस खुल जाएगा, जब डिसमिस हो गया था। क्यों? क्योंकि एप्लीकेंट नहीं आया था। अब वो 30 डेज के अंदर आ गया है सफिशिएंट कॉज लेकर के फॉर हिज नॉन अपीयरेंस अर्लियर, ट्रिब्यूनल में अगेन डिसाइड द केस। ओके, एक्स पार्टे हियरिंग एंड डिस्पोजल समझ जाओ कब होता है, जब रिस्पोंडेंट नहीं आया, तब बोले थे ना उसके बिना ही हम लोग केस सुन लेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब एप्लीकेंट नहीं आएगा तो दो में से कुछ भी हो सकता है, या तो केस डिसमिस हो सकता है या सुना जा सकता है। लेकिन जब रिस्पोंडेंट नहीं आया, इसका मतलब वो उसके दाढ़ी में तिनका है, चोर है वो, तो इसमें एप्लीकेंट का क्या गलती है, उसको तो इंसाफ चाहिए। जिसको इंसाफ चाहिए था एप्लीकेंट को, वही नहीं आया, तब तो केस डिसमिस किया जा सकता है या फिर सुना भी जा सकता है। लेकिन अभी बात हो रहा है रिस्पोंडेंट ही नहीं आया, तब केस डिसमिस बिल्कुल नहीं होगा, एक्स पार्टी हियरिंग होगा और केस सुना जाएगा और डिसाइड होगा। Where on the date fixed for hearing the petition or application or any other date because of adjournment, एप्लीकेंट आया, रिस्पोंडेंट नहीं आया, ट्रिब्यूनल या तो एडजर्न कर देगा हियरिंग को, या सुन करके डिसमिस नहीं कर रहा, देखो सुन करके डिसाइड कर देगा पिटीशन एक्स पार्टी, मतलब बिना रिस्पोंडेंट के। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब एक्स पार्टी फैसला आ गया, ऑर्डर आ गया, अब रिस्पोंडेंट आ रहा है, तो फिर वही देखो सफिशिएंट कॉज वगैरह वो लेकर के आएगा। समझ में आया ना, एक्स पार्टी हियरिंग हो गया, केस डिसाइड हो गया, अब रिस्पोंडेंट आ रहा है, शोइंग सफिशिएंट कॉज। कितना दिन सर? 30 डेज। नहीं नहीं 30 डेज नहीं, 30 डेज तो एप्लीकेंट के लिए था, यहाँ ऐसा कोई लिमिट नहीं है। Where a petition or application has been heard ex parte against the respondent or respondent, such respondent or respondents may apply to the tribunal for an order कि प्लीज इसको सेट असाइड कर दो, और सेटिस्फाई कर दिया ट्राइब्यूनल को कि नोटिस ही ठीक से नहीं मिला था या फिर सफिशिएंट कॉज था नहीं आने का, ट्राइब्यूनल जो है सेट असाइड कर सकता है एक्स पार्टी को और फिर से पूरा केस जो है सुन लेगा। क्लियर? अच्छा, मान लो एक्स पार्टी हियरिंग जो हुआ था, उसका जो ऑर्डर आया था वो ऐसा है कि बहुत सारे रिस्पोंडेंट के खिलाफ आया था और वो किसी एक पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट के लिए सेट असाइड नहीं हो सकता। हाँ, तो सबके लिए हो जाएगा सेट असाइड। if it is of such nature that it cannot be set aside against one respondent only, it may be set aside as against all or any of other respondent also. So if it cannot be set aside against one respondent only who has applied for setting aside, then in spite of the fact that the other respondents have not applied for setting aside the order, tribunal may set aside the order against all the respondents। ये ट्रिब्यूनल के पास पावर है। फिर तो भाई ये सब क्लरिकल चीज है, रजिस्ट्री जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है वो भेज देगा पार्टी को फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, अब जो ऑर्डर पास हो गया ना, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है ना, पार्टी को एनसीएलटी 8 जमा करना पड़ता है ट्रिब्यूनल को कि बहुत बढ़िया ट्रिब्यूनल आपने ऑर्डर पास किया, आई एम द होल्डर ऑफ द ऑर्डर, मतलब मेरे फेवर में है, अब प्लीज आप इसको एग्जीक्यूट करो। For execution of order passed by tribunal, holder of order shall make application in form number NCLT 8। NCLT 8 जो है क्या है? NCLT 8 एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। क्लियर है? हेडिंग वगैरह सब NCLT 4 में अपने पढ़ चुके हैं। ये रहा फॉर्म नंबर NCLT 8, ये एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन। ओके, जो अपने सेक्शन 424 में भी पढ़े थे कि फिर ट्राइब्यूनल जो है, जो कोर्ट
के जुरिस्डिक्शन में केस है, उस कोर्ट को बोलेगा भाई अब इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करो। तो हम लोग एनसीएलटी 8 में ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई करेंगे और ट्राइब्यूनल फिर कोर्ट को डायरेक्शन देगा। ओके, ये सब बड़ा सिंपल है, क्लेरिकल चीज है। जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल जो है साइन रहना चाहिए, डेटेड रहना चाहिए बाय द प्रेसिडेंट या कंसर्न मेंबर्स। अगर मेंबर का कोई ग्राउंड्स डिफरेंट है तो वो अलग से बताएगा अपना डिसेंटिंग ओपिनियन। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है कंपनी लॉ बोर्ड, अब प्रैक्टिकली इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, क्योंकि सीएलबी कब का क्या हो गया, डिसॉल्व। तो ट्रांजिशनल प्रोविजन था कि सीएलबी से केसेस वगैरह जो है वो किस प्रकार यहाँ हैंड ओवर होगा। कॉज लिस्ट जो है, डेली कॉज लिस्ट बनता है कि नेक्स्ट डे जो है क्या क्या केसेस लिस्टिंग के लिए आने वाला है। ये देखो एनसीएलटी का जो रेशियो प्रिपेयर करता है नोटिस बोर्ड पे as well as website of the tribunal before the closing of working hours on each working day। मतलब ये जो कॉज लिस्ट है ये डेली बनता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि नेक्स्ट डे क्या क्या लिस्टिंग है, कॉज लिस्ट फॉर द नेक्स्ट वर्किंग डे, ठीक है। कौन सा ऑर्डर प्रोनाउंस होने वाला है, क्लैरिफिकेशन, एडमिशन, ये सारा अलग अलग केसेस का लिस्टिंग जो है, जो नेक्स्ट डे लिस्ट होने वाला है उसका डिटेल्स आज वेबसाइट पर और रजिस्ट्री के नोटिस बोर्ड पर आ जाता है, ठीक है। ये सब अब रिपीटेटिव चीज है कि नोटिस वगैरह कैसे सर्व करना है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट अगेन। आपको भी फिर से ये सब रेफर करने का दरकार नहीं है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा पूरा रिपीट था, सेम चीज इन लोग बोल रहे हैं। फीस वगैरह तो बिल्कुल लगता है एनसीएलटी में, जो शेड्यूल ऑफ फीस एनसीएलटी रूल्स में है, जैसा मामला वैसा फीस, अलग अलग केसेस का अलग अलग फीस है। क्या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपीयर कर सकता है? हाँ भाई हाँ, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अपीयर कर सकता है, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस बिल्कुल सही, एनसीएलटी 12। क्या आप चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन अपीयरेंस में यही बोल रहा है कि अगर मैं मान लो रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है, इस केस में एक पर्टिकुलर पार्टी का, मान लो एप्लीकेंट का, तो मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि फिर मैं रिस्पोंडेंट का जो है ना, रिस्पोंडेंट के लिए मैं अपीयर नहीं कर सकता हूँ विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। ऑब्वियस बात है ना, तुम एक पार्टी के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, अब तुम बोल रहे हो नहीं नहीं हम इसका छोड़ करके दूसरा पार्टी का रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब तो तुम पूरा एकदम बिक चुके हो। तो ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लो, उसके बाद ही ये केस होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टीज राइट टू बी हर्ड, कॉमन सेंस है कि भाई ट्राइब्यूनल का समय बहुत कीमती है। इफ अ पार्टी हैज अपॉइंटेड एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, तो ट्राइब्यूनल किसको सुनेगा, पार्टी को सुनेगा कि ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को? आंसर इज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को। फिर वो पार्टी को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि यार तुम मत बोलो, तुमने तो अपना ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भेज रखा है ना। द पार्टी हु हैज एंगेज्ड लीगल प्रैक्टिशनर और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू अपीयर फॉर हिम before the tribunal may be restricted, who may be restricted, party, by the tribunal in making presentation before it, ठीक है। स्पेशल ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ट्राइब्यूनल जो है, अगर केस बहुत गंभीर हो, एक्सपर्ट्स का दरकार लगे, तो ट्राइब्यूनल बिल्कुल ऐसा पैनल बना सकता है, वैल्यूअर्स का, एक्सपर्ट्स का, जो ट्राइब्यूनल को दरकार पड़ रहा है, ओके। फिर ये एफिडेविट वाला जो बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब मैंने आपको लेक्चर में वो दो ठो एफिडेविट का फॉर्म भी खोल करके दिखाया था ना, एनसीएलटी 6 एंड एनसीएलटी 7, उसी में मैंने डिस्कशन कर लिया है। तो अलग से आपको ये एफिडेविट वाला चीज जो है पढ़ने का दरकार बिल्कुल भी नहीं है। एनसीएलटी का ऑर्डर आ जाओ। ऑर्डर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइब्यूनल ऑब्वियस होता है एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट को सुन करके ही ऑर्डर पास करेगा, आइदर एट वंस या फिर जो फाइनल हियरिंग है वहां से 30 डेज, या तो सुनना हो गया अभी ऑर्डर पास कर दिया एडवांस, या फिर एज सून एज देयर आफ्टर एज मे बी प्रैक्टिकेबल बट नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द फाइनल हियरिंग। 30 डेज के अंदर फाइनल ऑर्डर आ जाना चाहिए, फाइनल हियरिंग से 30 डेज के अंदर, तो ये ध्यान में रखना। अब ये सब क्लरिकल चीज है ना, ऑर्डर राइटिंग में रहेगा, ऑब्वियस बात है, साइन रहेगा, अभी तो पढ़े थे। तो ये सब क्लरिकल चीज है, रूल्स में रिपीट बहुत होता है। shall bear the seal of tribunal, obviously
रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर हम लोग बात कर चुके हैं, सेक्शन में भी इसका बात किए थे। 2 साल याद आ गया। देखो भाई, अगर कुछ क्लेरिकल मिस्टेक्स वगैरह है तो ट्राइब्यूनल जो है खुद से भी करेक्ट कर सकता है, पार्टी भी अप्लाई कर सकता है। एनसीएलटी 9 के अंदर विद इन 2 इयर्स तो रेक्टिफाई हो सकता है, हाँ हो सकता है। अप्लाई करो फॉर्म नंबर एनसीएलटी 9 में विद इन 2 इयर्स, 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल ऑर्डर। क्यों अप्लाई कर रहे हो? फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ फाइनल ऑर्डर। ठीक है, अब आ जा रहे हैं हम लोग एनसीएल 80 रूल्स 2016। ठीक है, एनसीएल 80 रूल्स 2016 ऑलमोस्ट इसका जो अभी अपने एनसीएलटी रूल्स मेहनत करके पढ़े हैं ना, तो एनसीएल 80 रूल्स हम लोग का बहुत फटाफट हो जाएगा। समझ लो 10 से 15 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। और इसके बाद जो है बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एनसीएलटी के सामने किस किस केसेस में जाता है, किस किस कपड़ा में जाता है, एटिकेट्स क्या रहता है उनका। ठीक है, बट उसके पहले एक बार एनसीएलटी रूल्स 2016 देख लेते हैं। अभी तक क्या देख रहे थे? एनसीएलटी रूल्स 2016। पहले एक बार एनसीएलटी का दर्शन कर लीजिए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। यस, वेलकम टू एनसीएलटी। देखिए यहाँ पर भी जो कॉज लिस्ट जैसे एनसीएलटी में रहता है ना, नेक्स्ट डे में जो लिस्टिंग होना है उसका पूरा का पूरा यहाँ डिटेल्स रहता है, वैसे ही एनसीएलटी में जो नेक्स्ट डे लिस्टिंग होना है, अपील्स वगैरह सुना जाना है, उसका भी पिछला दिन जो है पूरा डिटेल्स आ जाता है। ठीक है, और एनसीएलटी में क्या क्या अपील सुना जाता है? बच्चे बोलेंगे सर क्या पता है, जो एनसीएलटी का ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील सुना जाता है। वो तो सुना ही जाता है। एनसीएलटी अपील फाइल अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी and also NCLAT has a power to hear appeals against the order passed by CCI Competition Commission of India के खिलाफ भी आप अपील जो है कुछ कुछ ऑर्डर्स का कर सकते हैं NCLAT में। वैसे ही इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में भी जो ऑर्डर पास हो रहा है उसका भी अपील NCLAT में सुना जाता है। ओके सर, अब मैं अगर आपको दिखाऊं NCLAT का ऑब्वियस सा बात है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। एनसीएलटी जो न्यू दिल्ली वाला है इसका जुरिसडिक्शन रहेगा ऑल ओवर इंडिया। जैसे एनसीएलटी के तो बहुत सारे बेंचेस रहते हैं और अलग अलग जुरिसडिक्शन रहता है, एनसीएलटी न्यू दिल्ली जुरिसडिक्शन ऑल ओवर इंडिया। अब देखिए, देखिए एनसीएलटी पता है ना सेक्शन 410 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अगेंस्ट फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी। ठीक है, एनसीएलटी इज आल्सो appellate ट्राइब्यूनल फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी इज अंडर आईबीसी and NCLAT is also appellate tribunal to hear and dispose of appeal against any direction issued or direction made or order passed by CCI. It is functioning from ये रहा पूरा का पूरा एड्रेस, MTNL बिल्डिंग, ठीक है, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ओके सर, अगर इसके चेयरपर्सन का हम लोग बात करें, एनसीएलटी में प्रेसिडेंट रहता है, एनसीएलटी में कौन रहता है? चेयरपर्सन। तो अभी इसके एक्टिंग चेयरपर्सन है जस्टिस बंसीलाल भट्ट। ठीक है, ये महाशय। अगर एनसीएलटी के मेंबर्स का अगर हम लोग बात करें, ये देखिए नॉट एक्सीडिंग 11, फिलहाल कितना देख लो 10। टेक्निकल मेंबर्स हैं बलविंदर जी, फिर जुडिशियल मेंबर। ठीक है, तो मिक्स ऑफ टेक्निकल एंड जुडिशियल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 11। ओके, नाउ लेट अस कम टू द मेन बिजनेस, एनसीएलटी रूल्स। आ जाओ भाई। सिटिंग बताओ कहाँ? हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। सिटिंग आवर्स क्या है? देखो यहाँ जो सिटिंग आवर्स है ना एनसीएलटी का, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द सिटिंग आवर्स ऑफ एनसीएलटी, लेकिन जो वर्किंग आवर्स है और फाइलिंग आवर है वो सेम है। वर्किंग आवर फाइलिंग आवर दोनों का सेम है, सिटिंग आवर अलग है। यहाँ सिटिंग आवर जो है 9:30 AM टू 1 PM और इसके बाद 1.25 घंटा का ब्रेक होता है 9:30 AM टू 1 PM और फिर उसके बाद देखो 1.25 घंटा
और एनसीएलटी में याद है 1 घंटा का ब्रेक होता था, यहाँ 1.25 घंटा का ब्रेक है, 9:30 to 1 PM, फिर 2:15 से 5, ठीक है, 1.25 घंटा का ब्रेक है 1 से 2:15 के बीच में, फिर 2:15 से 5, ये सिटिंग आवर्स हो गया एनसीएलटी का। बिल्कुल चेयरपर्सन जो है कुछ और भी ऑर्डर पास कर सकता है और एक्सटेंड भी किया जा सकता है एज इट डीम्स फिट सिटिंग आवर्स को। वर्किंग आवर जो है ऑल वर्किंग डेज 9:30 AM to 6 PM, और फिर जो 5 आवर रहेगा वही 1 घंटा आगे 10:30 और 1 घंटा पीछे कर दो 10:30 से 5, ठीक है, 10:30 AM to 5 PM। कैलेंडर ऑफ डेज जो रहेगा वो चेयरपर्सन डिटरमाइन करेगा, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एपेलेट ट्राइब्यूनल। लिस्टिंग ऑफ केसेस, अगर सेम चीज, अब यहाँ से देखो एनसीएलटी रूल्स बहुत ज्यादा सिमिलर है, लिस्टिंग ऑफ केसेस, पावर टू एग्जाम, ये सब कुछ सेम है, ठीक है, अगर आपने लास्ट क्लास किया होगा तो। जो भी अर्जेंट मैटर रहेंगे 12 बजे के पहले वो लिस्ट कर दिए जाएंगे फॉलोइंग वर्किंग डे में। मतलब अगर मंडे 12 बजे के पहले आप अर्जेंट मैटर के लिए अपील फाइल कर देते हो तो उसका नेक्स्ट वर्किंग डे ही लिस्टिंग हो जाएगा। और वही सेम चीज 12 से 3 के बीच में अगर फाइल करते हो तब स्पेसिफिक परमिशन ऑफ एपेलेट ट्राइब्यूनल या चेयरपर्सन से वो नेक्स्ट वर्किंग डे में लिस्ट हो सकता है। 12 बजे के पहले अगर अर्जेंट मैटर है फाइल हो गया तब तो नेक्स्ट वर्किंग डे में लिस्ट हो जाएगा। 12 बजे के बाद 3 बजे के पहले 12 से 3 के बीच में अगर अर्जेंट मैटर आपने फाइल किया तो फिर वो नेक्स्ट वर्किंग डे में तभी लिस्ट होगा जब एनसीएलटी या उसका चेयरपर्सन का स्पेसिफिक परमिशन मिले। एग्जेम्पशन बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है, कि ये रूल्स में कुछ कुछ रूल्स जो वो कंप्लाई करने का दरकार नहीं है, तो एनसीएलटी कैन एग्जेम्प्ट कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रूल्स, टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। सेम है ये सब, पूरा डिट्टो एग्जैक्टली सेम जो एनसीएलटी रूल्स में पढ़े थे। यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास क्या क्या पावर है, जो एनसीएलटी का रजिस्ट्रार रहेगा वही तो भाई अपील्स वगैरह को रजिस्टर करेगा, तो उसके पास पावर है रजिस्ट्रेशन ऑफ अपील्स, पिटीशन, एप्लीकेशन का, रिसीव करेगा एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ अपील, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अपील्स, पिटीशन, एप्लीकेशन, रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ अपील्स और पिटीशन एप्लीकेशन, तो अपील पिटीशन एप्लीकेशन को रजिस्टर करेगा, उसका अमेंडमेंट का रिक्वेस्ट रिसीव करेगा। फ्रेश समन, ठीक है, रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर फ्रेश समन, ओके, रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट डेट समन, कि समन जो है क्विकली जो है वो बुलाया जाए, ओके, रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, इंसिडेंटल मैटर्स जो चेयरपर्सन डायरेक्ट कर सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एनी 4 मैटर्स इफ यू रिमेंबर आपका एग्जाम पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या बताइए। पावर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ एनसीएलटी टू रिसीव, टू रजिस्टर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, रजिस्ट्रेशन ऑफ अपील, पिटीशंस, एप्लीकेशन, रिसीव द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन, पिटीशन, appeals, receiving application for fresh summon, receiving application for making fresh summon at a shorter notice, हो गया चाटो, seeking orders for admission, inspection of documents and incidental matters as chairperson में direct। प्रोसीजर, अपील करने का प्रोसीजर, अपील का फॉर्म नंबर बताओ भाई। बिल्कुल NCL 81। देखो अच्छा, अपील जो रहेगा सेम चीज जैसे हम लोग वहां पिटीशन का बात करते थे एनसीएलटी में, वैसे यहाँ पर अपील का जो फॉर्मेट रहेगा इंग्लिश में रहेगा, कोई और लैंग्वेज में है, कोई और इंडियन लैंग्वेज में है तो इंग्लिश में उसका कॉपी रहेगा, एनी अदर इंडियन लैंग्वेज है तो इंग्लिश में उसका कॉपी रहेगा, ठीक है। वैसे ही टाइप रिटन, डबल स्पेसिंग, सब सब सेम है जैसे एनसीएलटी में अपने सीखा था। 4 सेंटीमीटर विथ ऑन टॉप, 2.5 सेंटीमीटर राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन 5 सेंटीमीटर इन द एनसीएलटी, जैसे वहां लिखते थे इन द एनसीएलटी, यहाँ लिखेंगे इन द एनसीएलटी। अपील जो है पैराग्राफ्स में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है, अपील विल बी डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स और पैराग्राफ कॉन्सेक्यूटिवली नंबर्ड रहेगा। साका वही इंडियन डेट्स अगर यूज्ड है तो ग्रिगोरियन कैलेंडर डेट्स भी यानी इंग्लिश कैलेंडर डेट्स भी आपको यूज करना पड़ेगा। पूरा पार्टी का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा पार्टी है पार्टीज विल बी कॉन्सेक्यूटिवली नंबर्ड। फ्रेश पार्टीज अगर आएंगे तो अगेन कंटिन्यू होगा,
नंबरिंग, ये सब फास्ट क्यों कर रहे हैं? एनी आइडिया? क्योंकि लास्ट लास्ट जो अपने प्रोसीजर सीखे थे पूरा का पूरा सेम। पर्टिकुलर्स टू बी सेट आउट इन द एड्रेस फॉर सर्विस। देखो रूल 20 बोलता है कि जब आपने कुछ भी समन वगैरह करेंगे तो उसमें क्या क्या डिटेल्स रहेगा। समन में देखो क्या क्या डिटेल रहेगा, पूरा रोड, स्ट्रीट, म्युनिसिपल डिवीजन, टाउन, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस एंड पर्टिकुलर एनी अदर पर्टिकुलर टू आइडेंटिफाई द एड्रेसी। कुछ भी ऑल्ट्रेशन अगर होगा अपील्स वगैरह में तो पार्टी उसको इनिशियल करेगा। अपील का फॉर्म नंबर बताओ। फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 ट्रिप्लिकेट में करना है आपको, ठीक है? तो एनसीएलटी 1 ट्रिप्लिकेट आप खुद भी कर सकते हैं, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी जो है कर सकता है फाइल। जो अपील करोगे ना तो सर्टिफाइड कॉपर ऑफ इंपक्ट ऑर्डर, जो एनसीएलटी का ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर के खिलाफ जो आप अपील कर रहे हो उसका भी एक कॉपी, ऑर्डर का भी एक कॉपी आपको अटैच करना पड़ेगा एनसीएलटी 1 के साथ। एनसीएलटी 1 अपील कर रहे हो ना तो अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर का कॉपी तो भाई अटैच करो। सारा डॉक्यूमेंट जो आप फाइल करोगे वो भी ट्रिप्लिकेट में करोगे। सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज दिया जाए ताकि ऑपोजिट पार्टी के ऊपर भी सर्विस हो सके। हाँ सर, बड़ा सिंपल सा चीज है सर, और अधिकतर चीज जो है 90% चीज सेम ही है। प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगा ही। नंबर ऑफ कॉपीज टू बी फाइल्ड बात हो चुका है। 3 ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ अपील। इंडोर्समेंट वेरिफिकेशन नीचे में जो है, ठीक है, एवरी अपील के जो फुट पर नीचे में आपको नाम, सिग्नेचर वगैरह जो है वो करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अगेन, अगर इंग्लिश है तब बढ़िया बात है, इंग्लिश नहीं है तो अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं बस उतना ही। ये अगेन पूरा का पूरा सेम है जो हम लोग एनसीएलटी में पढ़े थे। ठीक है, फिर आप आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन कि अगर आपको इंटरिम रिलीफ चाहिए तो इसके लिए एक फॉर्म है एनसीएल 82। एनसीएल 82 ये देखो एनसीएल 81 तो आपका था मेमोरेंडम ऑफ अपील जो मैंने आपको बताया था। ये देख लीजिए एनसीएल 81 कैसे करना है आपको। इन द एनसीएल 80 सर बेंच का नाम यहाँ पर, अरे भाई एनसीएल 80 तो न्यू दिल्ली में ही है खाली। तो इन द एनसीएल 80 एट न्यू दिल्ली, पार्टीज का नाम बिटवीन अपीलेंट और जो फिर रिस्पोंडेंट रहेगा। फिर डिटेल्स ऑफ अपील, देखो पूरा पार्टी लोग का डिटेल जा रहा है, फोन नंबर, ईमेल, फैक्स, सब। जुरिसडिक्शन ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, फिर लिमिटेशन ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, रिलीफ सॉट, ग्राउंड्स ऑफ अपील, और फिर आपको क्या रिलीफ चाहिए वो भी आपको यहाँ बता देना पड़ता है। ठीक है, ये था एनसीएल 81। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन था एनसीएल 82। अपील का फॉर्म बताओ एनसीएल 81। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन बताओ एनसीएल 82। दिखा? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव पूरा सेम जो अभी अपने आज ही के क्लास में पढ़े ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का बात, कि आप जो है अलाउ कर सकते हैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपीयर करना। और वो कौन होगा भाई, वो कौन होगा? मैं ऑथोराइज सीए और सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट और लीगल प्रैक्टिशनर टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ एपीलेट ट्राइब्यूनल। और याद है सीजी वाला अपने पढ़े थे कि सीजी, आरडी, आरओसी की तरफ से अगर कोई आएगा, उन लोग खुद तो नहीं आ जाएगा, उन लोग भी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। और याद है ना उसका रैंक क्या रहेगा, जूनियर टाइम स्केल। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, आरडी, आरओसी और ओएल may authorize any officer or advocate to represent in the proceeding before appellate tribunal। और कौन रहेगा? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जूनियर टाइम स्केल और कंपनी प्रोसिक्यूटर। देखो और पार्टीज लोग और किस किस को भेज सकते हैं, अभी अपने पढ़े ना, सीए को भेज सकता है, और बताओ सीएस, सीएमए, लीगल प्रैक्टिशनर, एनी अदर पर्सन लाइक ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सीए, सीएस, सीएमए, लीगल प्रैक्टिशनर और कंपनी का एनी अदर ऑफिसर। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस जो है वो देना पड़ेगा भाई।
सेम रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्टीज राइट टू बी हर्ड। आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपने भेज दिया है ना, लीगल आपने रिप्रेजेंटेटिव जो भेजा है, जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपने भेजा है, फिर हम लोग उसी को सुनेंगे, पार्टी को नहीं सुनेंगे। प्रोफेशनल ड्रेस उसको भी पहनना पड़ेगा। यहाँ का एफिडेविट का फॉर्म है NCL84। ये देखो एफिडेविट NCL84, दिस इज योर एफिडेविट, जिसमें वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि हमने जो भी अपील फाइल किया है उसमें जो भी बात लिखा हुआ है सही है। डेपोनेंट का जो है आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। तो देख रहे हैं आप, बड़ा सिंपल था, बहुत ज्यादा बोरिंग चीज मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। अब आप ये रिपीट मोड पर 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको खुद से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ओके, अब आ जाओ यहां से भाई, खुशी के दिन आए रे भैया, खुशी के दिन आए। यहां से बहुत ही हास्यास्पद स्थिति चालू होने वाला है और बहुत सिंपल चीज है। चलिए आइए फटाफट कर दें, सिंपल बना देंगे आपके लिए। स्कोप ऑफ सर्विसेज फॉर प्रैक्टिसिंग CS। अरे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी NCLT में क्या क्या काम कर सकता है भाई? बहुत काम कर सकता है। मर्जर अमलगमेशन कॉम्प्रोमाइज, अरे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन में बिल्कुल आप जो है NCLT के सामने केस लेकर के जा सकते हैं। कंपनी रिवाइवल में, ठीक है, वाइंडिंग अप में, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, IBC, मतलब जहां जहां NCLT इन्वॉल्व है वहां वहां PCS भी इन्वॉल्व रहेगा। कॉम्प्रोमाइज CA में बिल्कुल NCLT इन लोग इन्वॉल्व है। कंपनी का रिवाइवल में, इंसॉल्वेंसी केसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व है। वाइंडिंग अप में NCLT ही तो ऑर्डर पास करेगा। कैपिटल रिडक्शन में NCLT का ही तो अप्रूवल चाहिए। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में यू आर गोइंग टू सीक रिलीफ फ्रॉम NCLT, IBC केसेस। अब इसके बारे में कुछ भी बोलना इंसल्ट करने के बराबर होगा इन चैप्टर्स का। अकेला ये 4 क्लास है, अकेला ये बहुत सारा क्लास है। वाइंडिंग अप अकेला 5-6 क्लास है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल अकेला 1 से 2 क्लास है। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट 2 क्लास है। या वी गेट इट सर। क्या पहन करके जाओगे भाई? देखो ड्रेस कोड। अच्छा, अभी तक यहां तक जो टॉपिक चल रहा था ये CA में तीनों फाइनल लेवल के लिए चल रहा था। यहां से जो टॉपिक्स चल रहा है ये केवल CS फाइनल वाले बच्चों को देखना है और किसी को नहीं देखना है। देखो, तो अगर आप CA में फाइनल कर रहे हैं, अब आप रोक सकते हैं ये वीडियो को, लेकिन CS प्रोफेशनल वाले बच्चे पूरा देखते चलो। ICSI ने ड्रेस कोड कंपनी सेक्रेटरीज के लिए प्रिस्क्राइब कर रखा है टू अपीयर बिफोर जुडिशियल बॉडी लाइक NCLT, SAT एक्सेट्रा। ये हम लोग ड्राफ्टिंग पेपर में भी पढ़ते हैं, फिर से एक बार देख ले रहे हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो मेल मेंबर्स है वो क्या पहन करके जाएंगे? जो मेल मेंबर्स है वो क्या पहन करके जाएंगे? नेवी ब्लू सूट, नेवी ब्लू सूट पहन करके जाएंगे। सूट मतलब समझ में आता है ना? नहीं समझ में आता, देखो कोट एंड ट्राउजर, शर्ट तो पहनना ही होगा सब, प्रेफरेबली विद CS का लोगो, इंसिग्निया, या ब्लेजर पहन लो, सोबर ट्राउजर पहन लो, नेक टाई ICSI लिखा हुआ, व्हाइट शर्ट फुल स्लीव, ऑब्वियस सा बात है, फॉर्मल शूज। तो यार ऑब्वियस सा बात है, तुम व्हाइट शर्ट पहनोगे फुल स्लीव, ठीक है, टी पहनोगे ICSI लिखा हुआ, नेवी ब्लू जो है वो आप सूट पहनोगे, और फॉर्मल शूज। फीमेल मेंबर्स नेवी ब्लू कॉर्पोरेट सूट पहन लो, ठीक है, या फिर साड़ी पहन लो, या कोई भी ड्रेस पहन लो सोबर कलर का। चिकमिक चिकमिक नहीं होना चाहिए भाई, सोबर कलर होना चाहिए। CS लोगो रहना चाहिए, फुटवेयर सोबर रहना चाहिए। जो मेंबर्स इन एम्प्लॉयमेंट है, ये तो PCS के हो गए। जो मेंबर्स इन एम्प्लॉयमेंट है, जैसा ऊपर में बताया गया सेम वैसे ही फॉलो करो। एटिकेट्स, तौर तरीका, देखो भाई, एटिकेट्स में आपको क्या क्या करना चाहिए। कोर्ट रूम में जाओगे, गम चबाते चबाते, काऊ हो नहीं ना, तो डू नॉट एंटर द कोर्ट रूम च्यूइंग गम्स पिचली फाब्रिक। ये सब तो खाते नहीं है, खाते भी हैं तो बाहर। डू नॉट एंटर द कोर्ट रूम इन एन इनएब्रिएटेड, नशा गांजा ये सब ले करके मत चले जाना। मोबाइल स्विच ऑफ करके जाना, साइलेंट मोड। एंटर द कोर्ट रूम साइलेंटली, जोर जोर से आवाज करके नहीं। तो क्या क्या बताओ? च्युइंगम वगैरह, टोबैको वगैरह चू नहीं करना है, गांजा पान दारू वगैरह पी करके नहीं जाना है। You have to switch off your mobile or at least keep them in silent mode and enter the courtroom silently and bow before the judge. Silence हमेशा।
हियरिंग के समय। लूज शीट्स वगैरह जो है सिक्योरली फास्टेंड है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप मेंबर को, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन को, जज को कुछ दे रहे हैं और इधर उधर हो रहा है। इंडेक्स रहना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है। बिहेव इन पोलाइट एंड courteous मैनर। मेक ऑल एफर्ट टू सपोर्ट एंड कॉम्प्लीमेंट कोर्ट एफर्ट्स। फोटो वोटो सेल्फी एल्फी मत लेना चालू बेशर्मो। एंड बाउ टू द जज बिफोर लिविंग द कोर्ट रूम। आते समय भी ऐसे, जाती समय भी ऐसे। पीसीएस का ड्यूटीज क्या है टुवर्ड्स द ट्रिब्यूनल? एक्ट इन डिग्निफाइड मैनर। अपना इज्जत अपने हाथ में है, ये मत भूलो। मस्ट कंडक्ट एवरी टाइम all time himself with dignity, self respect। तो अपना इज्जत भी जो है अच्छे से मेंटेन करना है। रिस्पेक्ट द ट्राइब्यूनल, रिस्पेक्ट द ट्राइब्यूनल। नॉट कम्युनिकेट इन प्राइवेट। जाकर के जज के साथ यानी जुडिशियल या टेक्निकल मेंबर के साथ कुछ प्राइवेट में बातचीत मत करो। रिफ्यूज टू एक्ट इन इलीगल मैनर। घूस घूस मत खा लेना। ऐसे क्लाइंट लोग को रिप्रेजेंट मत करना who want to adopt unfair means। प्रॉपर ड्रेस कोड में अपीयर करना है। रिफ्यूज टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ रिलेशंस। रिलेटेड पार्टी अगर है तो आप उसका केस में अपीयर मत होइए। यही तो अपना पूरा का पूरा जो है अनबायस्ड नेचर है। जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट वगैरह, उसमें भी अपीयर मत होइए। और क्लाइंट का आप ऐसा कोई श्योरिटी वगैरह बन करके मत खड़े होइए, हम गारंटी देते हैं, नहीं। बी प्रोफेशनल। तो बताइए क्या क्या करना है आपको। पीसीएस का ड्यूटीज टुवर्ड्स ट्रिब्यूनल। एक्ट इन रिस्पेक्टेड मैनर, डिग्निफाइड मैनर, शो रिस्पेक्ट टू द ट्रिब्यूनल, नॉट कम्युनिकेट इन प्राइवेट, ठीक है। और फिर कुछ इलीगल एक्ट नहीं करना है। नॉट टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट हु वांट टू अडॉप्ट अनफेयर मींस। नॉट टू रिप्रेजेंट क्लाइंट हु अडॉप्ट अनफेयर मीन। और किन लोग को रिप्रेजेंट नहीं करना है? नॉट टू रिप्रेजेंट इन इंटरेस्टेड मैटर्स, नॉट टू रिप्रेजेंट इन मैटर्स इन व्हिच वी हैव पेक्यूनियरी इंटरेस्ट, appear in proper dress code and do not act as a surety for client। प्लीडिंग स्किल्स, हालांकि ये तो अलग से हम लोग प्लीडिंग में पढ़ते हैं, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, एक बार आ जाओ। देखो, आर्ट ऑफ एडवोकेसी। मस्ट फाइल मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस। सबसे पहले तो हम लोग को मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस ही फाइल करना चाहिए बिकॉज़ वी आर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। एनसीएलटी 12, फॉर्म नंबर एनसीएलटी 12। ड्रेस कोड तो मेंटेन करना ही है। बताए थे ना, ऑपोजिट पार्टी को भी हम लोग को डॉक्यूमेंट सर्व करना पड़ता है इन एडवांस। फिर सेम, स्विच ऑफ द मोबाइल। और जनरली ये पोजीशन रहता है, जो पेटिशनर रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जज में रहता है और जो रिस्पोंडेंट रहता है वो राइट हैंड साइड, डिफेंडेंट यानी रिस्पोंडेंट। केस समरी आपको देना पड़ेगा, प्रिपेयर अच्छे से करना, रिहर्स अच्छे से करना। व्हेन अपीयरिंग फॉर मेंशनिंग और एडजर्नमेंट, फुल फैक्ट्स जान करके ही अपीयर करना, ठीक है। फिर सेम पॉइंट्स हो रहा है, ड्रेस कोड वाला, नोट्स को यूज करना, मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर फोकस करना, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल रखना, ब्रीफ ऑन लॉ एंड एविडेंस के ऊपर फोकस रखना, इंटरप्शंस मत करना, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ एंड बैकग्राउंड, लॉ क्यों आया था उसका बैकग्राउंड आपको पता रहना चाहिए। डोंट आर्ग्यू विद जज, कोऑपरेट विद ऑपोजिट काउंसिल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेसिडेंट। ऐसा केस खाली आपके क्लाइंट के साथ हो सकता नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हो रखा हो और हायर अथॉरिटी, हायर कोर्ट ने जजमेंट सुना रखा हो। अगर इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो पहले ही ला करके वो हमने आपका केस वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब एडवोकेसी पॉइंट्स, सब बेसिक प्रिपरेटरी पॉइंट्स क्या क्या है देखो। Certain basic preparatory points which company secretary should bear in mind when contacted with when contacted by a client। कोई client आपके पास आया है, आपको authorized representative बनाना चाहता है, आपको क्या क्या points लेना चाहिए client से। Take minute facts from the client, छोटा से छोटा डिटेल client से लो। Lend your complete ears, client क्या बोल रहा है। client से questions पूछो ताकि सारा fact सामने आए। और client को जबरदस्ती चढ़ा मत दो, जो क्लियर जुडिशियल व्यू है उसको बता दो कि वो उसके फेवर में जा सकता है कि अगेंस्ट। तो क्या क्या करना है बताओ बेसिक प्रिपरेटरी पॉइंट्स में। माइन्यूट फैक्ट्स फ्रॉम द क्लाइंट, लेंड योर कंप्लीट ईयर्स टू द क्लाइंट, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाइंट,
so that all the relevant facts can be extracted and give a judicial view, correct picture of it. जब आप प्लीडिंग्स को ड्राफ्ट करेंगे, देखो भाई, प्लीडिंग कुड बी बोथ रिटन एंड ओरल, रेलिवेंट प्रोविजंस जो है कोट कर देना कानून का, प्रेयर एंड इंटरिम रिलीफ, व्हाट डू वी वांट फ्रॉम द कोर्ट, डू नॉट सप्रेस फैक्ट, हाईलाइट द मटेरियल फैक्ट, लीगल प्रोविजन, कोर्ट डिसीजंस जो पहले के आ रखे हैं, पहले क्या रखे तो हम लोग, अरे हम लोग का केस नया है बट सिमिलर केस का जो जजमेंट आ रखा है उसको कोट कर दो। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप ओपोनेंट है तो जो पिटीशन फाइल हुआ है उसका रिप्लाई जितना जल्द से जल्द हो सकता है दो। टेक ऑल पॉसिबल प्रिलिमिनरी कंटेंशन टुगेदर विद रेफरेंस टू रेलेवेंट लॉ पॉइंट्स, रिप्लाई जल्द से जल्द देना है, लॉ पॉइंट्स और जजमेंट्स को कोट करके देना है। पिटीशन का अलग अलग पैराग्राफ जो था, हर एक पैराग्राफ का रिप्लाई जाना चाहिए आपका। पिटीशन का ऐसा एक भी पैराग्राफ नहीं हो जो अनरिप्लाइड रहे, और जो पिटिशनर रहेगा वो अब क्या करेगा, रिस्पोंडेंट का रिप्लाई आ गया, कुछ एडिशनल फैक्ट्स आए तो पिटिशनर को एक रीजॉइंडर देना चाहिए, हम लोग पढ़े थे ना, फाइल योर रीजॉइंडर, स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है उसको क्लियरली अच्छे से एड्रेस करो। अब कोर्ट रूम में जब जाओगे ओरल प्लीडिंग्स के सामने, अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके जाना, केस को कैसे प्रेजेंट करना है, अपना पिटीशन जज के सामने अच्छे से पढ़कर सुनाना, रेलेवेंट पॉइंट जो है सेपरेट शीट में जॉट डाउन करते जाना, कॉपीज ऑफ जजमेंट भी सामने रखना ताकि दिखा सके, सबमिट अ लिस्ट ऑफ साइटेशन टू द कोर्ट मास्टर बिफोर ओपनिंग ऑफ द केस, जो ऑर्डर है सॉट टू बी चैलेंज्ड, ठीक है, रेफर कर दो उस ऑर्डर को, ब्रीफ फैक्ट्स बता दो एंड पॉइंट्स फॉर्मुलेट करके बता दो, सेम चीज, ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो चर्चा करो, हैंड ओवर जेरोक्स कॉपीज ऑफ बाइंडिंग डिसीजंस टू द कोर्ट मास्टर व्हाइल प्लेसिंग रिलायंस, देख रहे हो ना कितना सिग्निफिकेंट चीज है कोर्ट का पुराना डिसीजंस, refer to the relevant pages of the compilation provisions of law, complete all points slowly but firmly, conclude your argument by reiterating your points in brief, जो arguments है उसको लास्ट में कंक्लूड करो कि चाहते क्या हो भाई, जो ओपोनेंट है उसको बीच में इंटरप्ट मत करना, बोलने देना, क्लाइंट क्या चाहता है पहले उससे पूछ लेना, ऑल्टरनेटिव रास्ता भी पहले ही क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लेना। मतलब देखो सीएस को क्या करना चाहिए, क्लाइंट का गोल पहले से आइडेंटिफाई करना चाहिए, फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, लॉ को आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिलेट करो फैक्ट्स और लॉ को, क्या क्या बोले, आइडेंटिफाई क्लाइंट्स गोल, आइडेंटिफाई द फैक्ट्स, आइडेंटिफाई द रिलेटेड लॉ, कोरिलेट द फैक्ट्स विद लॉ, आपके पास क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है इस केस में, क्लाइंट के फेवर में क्या जा सकता है, क्लाइंट के अगेंस्ट में क्या जा सकता है, पहले से जॉट डाउन कर लो, डेवलप द प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, बस काफी इतना। एडवोकेसी टिप्स, पूरा सेम चीज याद करो अपने ड्राफ्टिंग में करते हैं, सेम एग्जैक्टली सेम, बस बेटा बस, बस घड़ी देख करके 3 to 4 मिनट्स, क्लैरिटी रखना आपको, क्लैरिटी रखना, क्रेडिबिलिटी रखना, डीमीनर, सीसीडी, और डी के बाद ई, आई कॉन्टैक्ट, क्लैरिटी मतलब जज को जो बोल रहे हो क्लियर क्लियर बोलो, टाइम खोटी मत करो, क्रेडिबिलिटी, मेक द जज बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग, डीमीनर मतलब हम लोग के यहाँ पर हियरिंग इज बिलीविंग नहीं है, सबूत दो, सुना हुआ बात जो है मत बताओ, क्लैरिटी, जज का टाइम लिमिटेड है, मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्रेडिबिलिटी, जज को विश्वास करवाओ जो तुम बोल रहे हो सही है, डीमीनर, वी डोंट हैव अ फ्रेज हियरिंग इज बिलीविंग, ठीक है, हम लोग को सबूत आंखों से देखने चाहिए, आई कांटेक्ट रखो भाई जज के साथ, नहीं तो तुम गुनहगार लगोगे, वॉइस मॉड्यूलेशन, एम्फसाइजिंग ऑन इंपॉर्टेंट फ्रेज, तब अपना वॉइस को मॉड्यूलेट करो, हायर पिच यूज करो, जैसे हम करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज रहता है हम वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज को एम्फसाइज कर, लाइक दिस, वॉइस मॉड्यूलेशन, साइकोलॉजी, जज का साइकोलॉजी को समझो, बी लाइकेबल एटलीस्ट देन योर ओपोनेंट, मतलब मेक श्योर दैट यू आर लाइकेबल टू योर जज,
At least be more likable than your opponent. Learn to listen and entertain your judge. मतलब नाचना गाना नहीं कर देना है, थोड़ा ह्यूमर रखना है. ह्यूमर will bail you out of a tough spot. बहुत सिंपल था मेरे बच्चों. ये तो हम लोग बात कर चुके हैं. मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फॉर्म नंबर एनसीएलटी 12 मेरे बच्चों को मैंने ऑलरेडी ये दिखा दिया था. ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. ये जो रिसेंट जजमेंट्स है ये एक बार खाली आपको यहाँ से सेल्फ रीड कर लेना है. खाली एक बार रीड कर लीजिएगा बस. ओके, तो आई बेल्ड यू आउट ऑफ अ टफ स्पॉट. आई होप कि आप लोग जो है अब अच्छे से ये चैप्टर 3 घंटा दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है ग्रिप में आ जाएगा. थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय.